इराक के पश्चिमी प्रांत अनबर में हुए एक हवाई हमले के दौरान 6 आतंकी मारे गए। ये सभी इस्लामिक स्टेट समूह के थे। ये हवाई हमला इराक के युद्धक विमान द्वारा अंजाम दिया गया। ये जानकारी इराकी सेना ने सोमवार को दी। अमेरिका ने सोमवार को बताया कि ये बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स 2022 में सरकारी अधिकारियों को नहीं भेजेगा। अमेरिका के इस फैसले पर चीन ने आपत्ति जताई है और उसने धमकी दी है कि यदि वॉशिंगटन फरवरी में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करता है तो बीजिंग इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने कहा है कि उसने 12 से 17 साल की उम्र के किशोरों के लिए स्पुतनिक एम कोरोना वैक्सीन के पंजीकरण के लिए भारतीय नियामक के पास मंजूरी के लिए आवेदन किया है। सॉवरेन वेल्थ फंड ने कहा कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 नवंबर 2021 को स्पुतनिक एम को पंजीकृत किया है। फ्रांस में कोविड की 5वीं लहर के मद्देनजर सोमवार को फैसला लिया गया है कि सभी नाइट क्लब 4 सप्ताह के लिए बंद करा दिए जाएंगे। आने वाले वीकेंड से ये फैसला लागू हो जाएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने इस वीकेंड से 4 हफ्ते के लिए नाइट क्लबों को बंद करने का फैसला लिया है। ये जनवरी की शुरुआत तक लागू रहेगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को फिर से पत्र लिखा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने सोमवार को कहा कि मंत्री ने इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रेसिडेंट और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित किया है। भविष्य की महामारियों कोरोना से अब अधिक घातक हो सकती है। इस बीमारी के प्रकोप से सीखे गए सबक को व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए। विश्व को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगले वायरल होने के हमले तैयार रहें। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन विकसित करने वाली टीम में शामिल वैज्ञानिक सारा गिलबर्ट ने ये बातें कही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जहां विश्व को भरोसा दिला रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक प्रियंता कुमारा की लिंचिंग को जायज ठहराया। इमरान सरकार के शीर्ष मंत्री ने कहा कि यह धार्मिक भावनाओं से प्रेरित गुस्साए युवकों का काम था। पाकिस्तान के सियालकोट में ईश निंदा के आरोप में श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग की जांच कर रही पुलिस ने दावा किया है कि भीड़ कपड़ा फैक्ट्री को आग के हवाले करते हुए उसके मालिक की भी हत्या करना चाहती थी। इस मामले में पुलिस अब तक 26 प्रमुख समेत कुल 131 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। नबी कश्मीर के गिलगित बिल्तिस्तान के सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2 पायलटों की मौत हुई है। ये जानकारी पाकिस्तान आर्मी के द्वारा दी गई। दुर्घटना की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। ISPR के अनुसार इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दोनों पायलट मेजर इरफान बेरचा और मेजर राजा जीशान की मौत हुई। ताइवान को लेकर चीन की आक्रामकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाल के वर्षों के दौरान ताइवान एक चिंताजनक मुद्दा बन गया है। इसकी कई वजह हैं। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA बार बार ताइवान के हवाई क्षेत्रों में घुसपैठ कर रही है। खासकर समुद्री गतिविधियों को लेकर उसका रवैया टकराव बढ़ाने वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और यूनिटी हेल्थ टोरंटो के एक अध्ययन में यह सामने आया है कि बार बार पसंदीदा संगीत सुनने से कमजोर स्मरण शक्ति या अल्जाइमर के मरीजों की दिमागी क्षमता में इजाफा होता है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट टेस्ट के दौरान ये पाया गया कि दिमाग के तंत्रिका तंत्र में बदलाव स्मरण शक्ति के बेहतर प्रदर्शन के साथ जुड़ा है। परमाणु समझौते पर पश्चिमी देशों से चल रही वार्ता के बीच संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल नहयान ईरान पहुंचे। वहां पर उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। UAE के किसी उच्च पदस्थ शख्स के इस तरह अप्रत्याशित रूप से तेहरान दौरे का संभवतः ये पहला मामला है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस की खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि नए वेरिएंट के लिए एक नई वैक्सीन की तैयारी भी चल रही है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में वायरोलॉजी के प्रोफेसर पोली रॉय का मत है कि ये वेरिएंट कोरोना के अन्य वेरिएंट की तरह है और टीकाकरण की प्रक्रिया इसके प्रसार को रोक सकती है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश में राष्ट्रीय सुरक्षा की खातिर धार्मिक मामलों पर सरकारी नियंत्रण को और सख्त करने का आह्वान किया है। इस सख्ती में धार्मिक आस्था को गलत ठहराना भी शामिल है, जिसका व्यापक अर्थ यह है कि उन लोगों को भी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के अनुरूप ढलना होगा जो धर्म पर भरोसा करते हैं। WHO के मुताबिक 47 से ज्यादा देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक कोई भी मौत का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन तेजी से बढ़ते संक्रमण की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका सहित
यूरोप के कई देशों के अस्पतालों में संक्रमितों की बाढ़ सी आने लगी। अमेरिका और यूरोप में इसका सामुदायिक प्रसार भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के सियालकोट में भीड़ द्वारा श्रीलंकाई नागरिक की नृशंस हत्या का विरोध बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका में जहां लोग सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं श्रीलंकाई सरकार ने भी अब पाकिस्तान से मुआवजे की मांग कर डाली। उद्योग मंत्री विमल वीरानवासा ने संवाददाता सम्मेलन करते हुए मृतक के परिवार के लिए इमरान सरकार से मुआवजे की मांग की। इस साल एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका ने अपना प्रभाव बढ़ा है, इस तरह वह चीन से आगे निकल गया। ये बात ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कही गई है। इसके पहले इस क्षेत्र में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और इस रिपोर्ट में 26 देशों को शामिल किया जाता है। ये थिंक टैंक अपने अध्ययन के दौरान इन देशों के प्रभाव पर गौर करता है। सूडान के पश्चिमी दारफूर क्षेत्र में अरबों और गैर अरबों के बीच संघर्ष में कम से कम 24 लोगों की जान चली गई। जनरल कोऑर्डिनेशन फॉर रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड इन दाफूर के प्रवक्ता एडम रीगल ने कहा कि पश्चिमी दाफूर प्रांत में विस्थापितों के लिए क्रीडिंग शिविर में शनिवार देर रात को 2 व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवाद हुआ और ये बाद में संघर्ष में तब्दील हो गया। चीन से लगातार दक्षिण और पूर्वी सागर में मिलने वाली चुनौतियों के बीच सोमवार को जापान ने उत्तरी द्वीप होक्काइडो में सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस दौरान दर्जनों टैंक और सैनिकों ने गोले दागे और मशीन गन भी चलाई। जापान ने सेल्फ डिफेंस फोर्स के सैन्य अभ्यास का मीडिया के सामने समक्ष प्रदर्शन किया। चीनी लोकतंत्र के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ वैचारिक युद्ध में लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। शनिवार और रविवार को इस मामले में चीन ने 2 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक भाषण में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लोकतांत्रिक रूप देने की वकालत की। आतंकवादी संगठन ISIS खुरासान से निपटने के तालिबान के इरादे और क्षमता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आलोचकों का कहना है कि तालिबान इस संगठन के खिलाफ सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर रहा है। ऐसा वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने और विदेशी मदद की बहाली के मकसद से कर रहा है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने बताया कि रूस को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए US आर्मी पूरी तरह से तैयार है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेना को तैनात किया है और हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने सोमवार को संसद को बताया कि कोविड का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब समुदाय के भीतर इंग्लैंड के सभी क्षेत्रों में प्रसारित हो रहा है। उन्होंने पहली बार म्यूटेशन के कुल 336 मामले दक्षिण अफ्रीका में सामने आने की पुष्टि की। भारतीय मूल के रंगभेद विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। इब्राहिम ने रॉबिन द्वीप पर नेल्सन मंडेला और अहमद कदराता के साथ सालों कैद गुजारे थे। दक्षिण अफ्रीका की सत्ताधारी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने उनकी मौत की पुष्टि की। अमेरिकी वैज्ञानिक अब एक ऐसी च्युइंगम बनाने जा रहे हैं जो किसी संक्रमित व्यक्ति में वायरस का लोड कम करने में मददगार होगी। ये च्युइंगम पौधे से तैयार प्रोटीन से बना होगा जो कोरोना फैलाने वाले वायरस SARS-CoV-2 वायरस को घेर देगी। बदलते भू राजनीतिक माहौल की वजह से भारत और रूस के रिश्तों की गर्माहट कम होने के कयासों को दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक झटके में गलत साबित किया। नई दिल्ली में पहले दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की अलग अलग बैठकें हुई और इसके बाद इन चारों की 2+2 व्यवस्था के तहत पहली संयुक्त बैठक भी हुई। देश में टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 85% से अधिक योग्य आबादी को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी देते हुए देशवासियों को बधाई दी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ है। वेरिएंट के अब तक कुल 23 मामले भी सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को ओमिक्रॉन के 2 और केसेस सामने आने के बाद देश भर में इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 23 पर पहुंच गई। देश में एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। दरअसल रोजाना दिल्ली NCR समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एयर क्वालिटी के स्तर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
मुंबई में सोमवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के 2 और मामले सामने आने से महाराष्ट्र में एस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 10 और देश भर में संक्रमित कुल संख्या 23 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार दोनों रोगियों में कोई लक्षण नहीं दिखे हैं और उन्हें फाइजर की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उधर एक ही दिन में 8,306 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। भारत एससीओ देशों के लिए साइबर सिक्योरिटी सेमिनार का आयोजन करने जा रहा है। ये 2 दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में मंगलवार से शुरू हो रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान से एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। एससीओ देशों के साइबर सुरक्षा सम्मेलन में ये शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौतों के मामले में मुआवजे के भुगतान में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के हल्फनामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम आपके हल्फनामे से खुश नहीं हैं। नागालैंड में उग्रवादियों के संदेह में निर्दोष नागरिकों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार ने इस पर खेद जताया। संसद के दोनों सदनों में दिए गए बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। भारत में ओमिक्रॉन के मामले की रिपोर्ट के साथ चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इसकी निगरानी के लिए हमारे पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो खबर भी अच्छी आ रही है। देश के शोधकर्ताओं और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों का यह मानना है कि भारत में कुशल निगरानी प्रणाली के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा है। भारत जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशाला के मामले में काफी कुशल है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीएसई की मूल्यांकन योजना को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने पहले ही उस पर मोहर हालांकि लगा दी थी। पीठ ने कहा कि वो सीबीएसई के मामले को कतई नहीं खोलेगा, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों को लेकर विपक्ष का हंगामा अभी जारी है। निलंबन वापसी को लेकर हंगामे और तख्तियां लेकर वेल में पहुंचने के कारण सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई 5 बार स्थगित करनी पड़ी। सभापति नायडू ने कहा कि निलंबित सांसदों को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के सिविल अस्पताल में भर्ती एक वृद्धाश्रम के 67 कैदियों में से एक की कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई। 66 कैदियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना मृतक से मरने वाले 71 वर्षीय व्यक्ति को कॉमोर्बिडिटीज भी थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चल रहे गद्दार कौन वाले विवाद पर अब दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह की एंट्री हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बलभद्र सिंह अंग्रेज भक्त थे। जब देशभक्त शहीद हो रहे थे तब वे परिवार के लिए अंग्रेजों से सुविधाएं मांग रहे थे। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर संचालक सैनिक कल्याण सचिव संचालनालय ब्रिगेडियर अरुण सहगल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस का प्रतीक ध्वज लगाया और सीएम ने अपनी ओर से सहयोग राशि प्रदान की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की मौजूदा स्थिति की आज जानकारी दी। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 16 ही मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 140 एक्टिव केसेस हैं। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नजर कोरोना की तीसरी लहर पर बनी हुई है। कोशिश है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर न आने दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी के लिए हुए ठेकों की जांच करेगी। ये टेंडर को लेकर ये बात प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कही। मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने स्मार्ट सिटी के विकास के लिए अपने चहेतों को ठेके दे दिए और जिन कार्यों की जरूरत नहीं थी वो कार्य भी स्वीकृत किए गए। अब बीजेपी सरकार तत्कालीन सरकार के दौरान स्मार्ट सिटी के हुए ठेकों की जांच कर पाएगी। उमरिया के बांधवगढ़ वाइल्ड टाइगर रिजॉर्ट में बीजेपी जिला प्रशिक्षण वर्ग के 3य दिवस का समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। इसके बाद हरिशंकर खटीक ने आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाते हुए पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा की। चंद रुपयों के लालच में इंसानों की जान से खिलवाड़ करना झोलाछाप डॉक्टरों का पेशा बन गया है। ऐसा ये मामला नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा से सामने आया, जहां राजेंद्र कौरव अपनी मां को इलाज के लिए बंगाली डॉक्टर के पास लेकर गए। जहां झोलाछाप डॉक्टर ने उसे देखने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही महिला की मृत्यु हो गई। प्रदेश और देश भर में नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के चलते जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है।
भोपाल के सरकारी गांधी मेडिकल कॉलेज में भी जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जनवरी में परीक्षा आयोजित होती है, लेकिन इस साल जून महीने में परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद काउंसलिंग में भी देरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत की खबर है। प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा है। 6 महीने में 73 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अस्पतालों में तैयार हो रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के अस्पतालों में अभी 112 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट निर्माणाधीन है, जो कि 3-4 महीने में शुरू हो जाएंगे। सुकमा में चितलनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हत्या, आईईडी विस्फोट, स्पाइक्स लगाना और पुलिस पार्टी पर फायरिंग समेत कई घटनाओं में शामिल स्थायी वारंटी नक्सली गोंसे हुंगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नक्सली कई सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था, जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट हो गई है। छत्तीसगढ़ अब ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से आने वालों की भी निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्करों के साथ गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बूस्टर डोज लगाने के लिए फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखने की बात कही। अमरोहा के हसनपुर तहसील की ग्राम कालाखेड़ा में युवक पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल युवक के पिता ने बताया कि अफसर खेत से घर लौट रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। यूपी के ललितपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विकास भवन में काम बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने पर सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, लेकिन 5 साल पूरे होने को है, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के भंडारा में स्वर्गीय भाऊ साहब दलाल के कार्यों को याद किया गया। भाऊ साहब की याद में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाऊ साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए सांसद प्रफुल्ल पटेल और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक भी शरीक हुए। इस अवसर पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि भाऊ साहब की रुचि राजनीति से ज्यादा समाज सेवा में थी।